गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए बच्चे, आज से हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग के सेट एग्जाम्स स्टार्ट, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चे 30 सितंबर से आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चे, अब हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। किस चीज के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है बच्चे? एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हो, लिख दिया गया है कि आप लोग एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस पढ़ेंगे। बच्चे, आज हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज अपना रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए, सबसे पहले हमें इसके अंदर ये चीज पता होनी चाहिए, सर्वांग सम तथा समरूप आकृति यानी कि कोंग्रेंट और सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है। ठीक है बच्चे, सर्वांग सम तथा समरूप आकृतियों में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें किसकी, बच्चे अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक हमें वृत्त दे रखा है। ठीक है, वो वर्ग दे रखा है और इस वर्ग की भुजा कितनी है बच्चे? मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास में एक वर्ग है और बच्चे ये हमारे पास में दूसरा वर्ग है। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग। बच्चे, अगर हमारे पास में दोनों ही वर्ग हैं, मान लीजिए दोनों ही वर्ग हैं कि इनकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये चारों भुजा आपस में बराबर है और ये 4 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से बच्चे अगर देखा जाए, ये चारों भुजा आपस में बराबर है और ये चारों भुजा 5 सेंटीमीटर की है। कितने की बच्चे? 5 सेंटीमीटर की है। तो बच्चे हमारे पास में ये भी वर्ग बनेगा और हमारे पास में ये भी वर्ग बनेगा। अब देखिए, दोनों आकृति बिल्कुल एक जैसी है। दोनों आकृति कैसी बच्चे? बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि ये आकृति समान है। अगर देखा जाए बच्चे, आप देखोगे कि ये दोनों आकृति समान है। ठीक है, यानी कि आकृति एक जैसी है। और बच्चे अगर हम लोग देखें आकृति के साथ साथ में इनके आमाप, यानी कि जो इनके आमाप अगर हम लोग देखें तो बच्चे आकृति दोनों समान है। यानी कि आपने कहा सर ये भी वर्ग है और ये भी हमारे पास में वर्ग है, तो बच्चे आकृति दोनों समान है। अब लेकिन पर अगर आप इनके आमाप देखोगे, अगर बच्चे इनके आमाप देखोगे, बच्चे एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये आकार में समान, आकृति समान है लेकिन पर आकार में अलग अलग है। तो बच्चे इनको हम लोग बोलेंगे समरूप आकृति। क्या बोलेंगे? समरूप आकृति। यानी कि हमारे पास में सिमिलर फिगर्स हैं, एक जैसी फिगर है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? समरूप आकृति। यानी कि ये दोनों आकृति कैसे? समरूप। अगर इनके हम लोग सर्वांग सम बनाना चाहें तो सर्वांग सम कैसे बना सकते हैं कि बच्चे, आपने कहा सर ये एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना बच्चे, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चे आपके पास में दूसरा वर्ग भी 4 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। जब दोनों के दोनों आमाप और दोनों के दोनों आकृति एक समान होंगी, यानी कि आकृति भी बराबर, आकृति भी समान होनी चाहिए और उनके आमाप भी समान होने चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे कि सर ये हमारे पास में वर्ग है, सर ये भी हमारे पास में वर्ग है और दोनों वर्ग की भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, ये सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगी। बस आपको इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना है कि सर अगर आकृति हमारे पास में सर्वांग सम है, सर्वांग सम का मतलब क्या है? सर्वांग सम का मतलब क्या है बच्चे? सर्वांग सम यानी कि आकृति भी समान है, आकृति भी समान है, यानी कि आकृति एक जैसी होनी चाहिए और आकृति के आमाप भी बराबर होने चाहिए, यानी कि उसकी जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन पर अगर हम लोग समरूप की बात करें तो बच्चे समरूप आकृति कौन सी होती है कि उनकी आकृति समान हो, यानी कि आकृति एक जैसी हो, लेकिन पर जरूरी नहीं है कि वो साइज में भी बराबर हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उनके आमाप भी बराबर हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहले इतना बताइए कि इतना क्लियर हो सभी को? जल्दी से बताइए एक बार बच्चे कि सर्वांग सम में एक जैसी आकृति के साथ साथ में उनका आकार भी बराबर होना चाहिए, जबकि समरूप में आकृति एक जैसी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो साथ में समान आकार की भी हो। ठीक है, अब आपको यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल सीखने पड़ेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल सीखने पड़ेंगे? देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां से हम लोग ये देखेंगे, ध्यान से देखना बच्चे, कि अगर हमारे पास में क्या क्या चीज दे रखी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें ये चीज याद कर ली है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए अच्छे से। क्या चीज याद होनी चाहिए बच्चे? ये हमें याद होना चाहिए अच्छे से कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं,
परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि सर जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। आपसे स्टेटमेंट पेपर में पूछी जा सकती है कि क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या सभी क्या सभी समरूप आकृतियां क्या सभी समरूप आकृतियां क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं? बच्चे इसके अंदर ए ऑप्शन आएगा सत्य, या फिर हाँ, या फिर बी ऑप्शन इसके अंदर आएगा नहीं। तो आप लोग क्या बताएंगे इसके अंदर, क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, तो बच्चे उसका आंसर आ जाएगा हाँ, कि जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं सभी कैसी होती है, समरूप होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग एक्स्ट्रा समझिए। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हमारे पास में, देखिए अगर हम लोग बात करें इस चीज की, ध्यान से देखना एक सेकंड में। देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास में दो वृत्त है, क्या है बच्चे, हमारे पास में दो वृत्त हैं। देखिए एक वृत्त ये रहा हमारे पास में, और दूसरा वृत्त ये रहा हमारे पास में। क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे, या फिर ये दोनों समरूप होंगे? ठीक है भाई, इसकी त्रिज्या हमने मान ली कि सर इसकी त्रिज्या हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है। भाई इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या कितनी हमारे पास है, मान लिया हमने कि सर इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बच्चे बताइए क्या दोनों वृत्त एक दूसरे के समरूप होंगे या फिर सर्वांग सम होंगे? बोलिए बच्चे जल्दी से, ये दोनों वृत्त एक दूसरे के समरूप होंगे या फिर सर्वांग सम होंगे? समरूप होंगे, वेरी गुड। बच्चे देखिए अगर दो वृत्त हमारे पास में है, इनको सर्वांग सम कब कहेंगे, ध्यान से रखना। बच्चे अगर आपको दो वृत्त को सर्वांग सम करना है, तो बच्चे इन दोनों की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए, यानी कि R1 बराबर R2 होना चाहिए। सर्वांग सम होने के लिए इन दोनों की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बच्चे इन दोनों की जो आकृति को देखा जाए तो आकृति समान है, लेकिन पर जो इनके आमाप है वो अलग अलग है, ठीक है। तो आप इन्हें कह सकते हैं कि सर ये दोनों क्या है हमारे पास में, समरूप है। क्या है बच्चे, हमारे पास में समरूप है। इसी तरीके से सर वृत्त के अलावा अगर हम लोग बात करें वृत्त के अलावा वर्ग की, तो बच्चे जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग एक दूसरे के कैसे होते हैं? सर मान लीजिए एक वर्ग है, और मान लीजिए ये भी हमारे पास में एक वर्ग है, तो जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। बच्चे बताइए जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? बोलिए बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए। जो भी हमारे पास में वर्ग होते हैं, जो भी हमारे पास में वर्ग होते हैं, सब जितने भी वर्ग हमारे पास में होंगे वो एक दूसरे के समरूप होंगे या सर्वांग सम होंगे? बच्चे ये भी आपको याद रखना है कि सर इनको सर्वांग सम अगर होना है, सर अगर आप चाहते हैं कि आप इन दोनों वर्ग को सर्वांग सम करना चाहते हैं, तो बच्चे सर्वांग सम होने के लिए इनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कि अगर ये भुजा A1 है और ये भुजा A2 है, तो भुजा A1 A2 के बराबर होनी चाहिए तो सर्वांग सम होंगे, वरना तो जितने भी हमारे पास में वर्ग होंगे सभी एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। अब हमें एक चीज तो ये समझ में आ गई कि सर अगर हम लोग आकार की बात करें, तो सर ये फिगर को अगर हम लोग देख रहे हैं, सर ये फिगर बड़ी थी, ये थोड़ी सी और छोटी हो गई, ये थोड़ी सी और छोटी हो गई, लेकिन पर देखा जाए तो आकृति समान है, लेकिन पर आकार अलग अलग है। सर आकृति समान है, आकृति सर समान है, लेकिन पर आकार जो है वो अलग अलग है। आकार जो है सर वो अलग अलग है। तो ये हम लोग समझ गए कि सर जब आकृति एक समान होती है, आकार अलग अलग होते हैं, तो सर ये क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए समरूप के अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चे, क्या चीज याद रखनी है, कि हमारे पास में दो तरीके की चीजें होंगी। हमारे जो सिलेबस है इसके अंदर आपको दो तरीके की चीजें पढ़नी है।
एक तो बच्चे बहुभुज क्या होता है हमारे पास में, ध्यान से देखना। बहुभुज की अगर हम बात करें, बहुभुज, तो बहुभुज क्या होता है सर, इसके अंदर लिखा हुआ है पहले से आप लोग देख पा रहे हैं, बहुभुज एक ऐसी बंद आकृति जिसके अंदर बहुत सारी क्या हो, भुजाएं हो। सर एक ऐसी बंद आकृति जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं हो, ठीक है, बहुभुज कहलाता है। यानी कि सर बहुभुज की अगर डेफिनेशन बताएं तो सर बहुत सारी, मतलब एक ऐसी बंद आकृति जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं हो, या फिर इससे अच्छी ऐसी डेफिनेशन इसकी है कि बच्चे एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी जिसकी तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं हो, तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं हो। बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज। एक ऐसी बंद आकृति इसके अंदर तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं हो। बच्चे हो सकता है हमारे पास में तीन भुजाओं से बंद आकृति यानी कि त्रिभुज बन जाए, हो सकता है सर हमारे पास में क्या बन जाए, त्रिभुज बन जाए, हो सकता है सर चार भुजाओं से बंद आकृति मिल जाए यानी कि हमें चतुर्भुज मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चे, हमें चतुर्भुज मिल जाए। अब देखिए ये आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं सर, त्रिभुज काफी प्रकार के होते हैं सर, चतुर्भुज काफी प्रकार के होते हैं। यानी कि सर हमारे पास में त्रिभुज है, हमारे पास में चतुर्भुज है, हमारे पास में पंचभुज है, षष्ठभुज है। तो सर हमारे पास में सिलेबस के अंदर देखा जाए कि दो त्रिभुज कब कब सर्वांग सम होंगे, या सर दो बहुभुज कब कब सर्वांग सम होंगे, यानी कि सॉरी समरूप होंगे। तो बच्चे अगर हमें समरूप देखना है, समरूपता, अगर बच्चे हमें समरूपता देखनी है किसके लिए, बहुभुज के लिए। और कौन से बहुभुज के लिए, जिसके अंदर चार या चार से ज्यादा भुजाएं हो, चार या चार से ज्यादा भुजाएं हैं। तो बच्चे आपको एक वर्ड आना चाहिए, समानुपाती। क्या आना चाहिए बच्चे, समानुपाती। अब कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके समानुपाती क्या होता है, जल्दी से बताइए। क्या कोई बच्चा बताएगा हमें माइक ओपन करके कि समानुपाती क्या होता है, जल्दी से बताइए। हमने माइक ओपन कर दिया है, बच्चे बताइए समानुपाती क्या होता है। सर जिसका माप समान हो। नहीं बच्चे, समानुपाती क्या होता है, ध्यान से देखना। समानुपाती ये होता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अनुपात, जब दो या दो से ज्यादा अनुपात बराबर हो तो वे तो वे समानुपाती कहलाते हैं, तो वे समानुपाती कहलाते हैं। सर इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर हमारे पास में दो या दो से ज्यादा अनुपात है, मान लीजिए ए अनुपात बी है बच्चे, ये हमारे पास में 1:3 है, हमारे पास में सी अनुपात डी है बच्चे, ये हमारे पास में 4:12 है। अगर आप देखोगे बच्चे ए अनुपात बी को कैसे लिख सकते हैं, सर ए अनुपात बी हमारे पास में 1/3 है, और देखा जाए तो बच्चे सी अनुपात डी कितना है हमारे पास में बच्चे, 4:12 है। कट किया तो कितना आ गया सर, 1/3। और ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सर ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। जब दो या दो से ज्यादा अनुपात आपस में बराबर हो तो वो समानुपाती कहलाते हैं, यानी कि ये समानुपाती है। यानी कि क्या है बच्चे हमारे पास में, समानुपाती है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि सर देखिए ए अनुपात बी, देखिए हमारे पास में कितना है सर, 3:5 है सर। ए अनुपात बी, सॉरी ये डी लिख दिया, ये लिखा हमने ए अनुपात बी। बच्चे आप लोग ये देखिए सर सी अनुपात डी कितना है हमारे पास में, सर मान लेते हैं हमारे पास में कितना है, 6:10 है। और बच्चे ई अनुपात एफ लिख लिया हमने, कितना लिख लिया बच्चे, ई अनुपात एफ हमने लिख लिया सर 9:15 है। तो आप लोग देखोगे सर ए अपॉन बी कितना आ गया, सर ए अपॉन बी 3/5 है। सर अगर बी अब ए अपॉन बी के बाद में अगर सर सी अपॉन डी को देखा जाए, सर सी अपॉन डी हमारे पास में 6/10 है। सर सोल्व करने पे ये भी 3/5 आ गया। सर अगर ई अपॉन एफ को देखा जाए कितना है बच्चे, 9/15 है। आप लोग जब इसे सोल्व करोगे तो सर ये कितना आ गया, 3/5 आ गया। सर ये सारे अनुपात आपस में बराबर है कि सर ए अनुपात बी, जब देखा जाए तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, बराबर है ई अनुपात एफ के। सर जब दो या दो से ज्यादा अनुपात बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समानुपाती कहलाते हैं।
बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास में त्रिभुज है, मान लीजिए बच्चे हमारे पास में एक त्रिभुज है और एक इस त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान से देखना। सर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास में क्या है, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। और बच्चे इसकी जो भुजाएं है वो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमने एक और त्रिभुज बनाया एक्स वाई जेड। हमने एक और त्रिभुज बनाया बच्चे, ये रहा हमारे पास में एक्स वाई जेड। और हमने कहा सर ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है, और सर ये हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जाए क्या त्रिभुज एक, ये त्रिभुज एक है, क्या त्रिभुज एक और त्रिभुज दो आपस में समरूप हैं? बताइए, क्या त्रिभुज एक और त्रिभुज दो समरूप हैं? बोलिए बच्चे, क्या त्रिभुज एक और त्रिभुज दो समरूप हैं? यस सर। पूछा जा रहा है। तो बच्चे आपको बस इतना याद रखना है। यस सर। क्या याद रखना है? ध्यान से देखना बच्चे, बस आपको इतना, सुनिए तो सही है, आप लोगों को इतना याद रखना है कि सर अगर हमें दो त्रिभुज दिए जाए, ध्यान से सुनना, सर अगर हमें दो त्रिभुज दे दी जाए और हमसे वो जानना चाहता है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं, तो आप ये देखना। सर देखिए 3 के अंदर आप 2 से गुणा करोगे तो सर 6 आ जाएगा। सर आप 4 के अंदर 2 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, और सर 5 के अंदर 2 से गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि हर एक साइड को 2 से गुणा करने पर हमें दूसरे त्रिभुज की साइड मिल जा रही है। जैसे कि आपने देखा 3 4 5, यानी कि आप क्यू से गए पी पर, और पी से गए आर पर, और आर से गए आप क्यू पर, तो क्यू पी आर। बच्चे आपने नाम लिखा त्रिभुज क्यू पी आर, क्यू पी आर। बच्चे 3 से 4 5, अब आप 6 से 8 10, यानी कि एक्स से गए जेड, त्रिभुज एक्स से गए जेड और जेड से गए वाई। अगर आप लोग देखोगे अनुपात क्यूपी का अनुपात, ध्यान से देखना सर, क्यूपी का अनुपात आप एक्स जेड के साथ देखो, क्यूपी कितनी है बच्चे 3, और एक्स जेड कितनी है 6। बच्चे अब आप देखिए अनुपात पी आर का, बच्चे आप पी आर का अनुपात जेड वाई के साथ देखिए। बच्चे पी आर कितनी है हमारे पास में सब 4 है, और जेड वाई कितनी है हमारे पास में 8 है। और सर अब आप अनुपात देखिए क्यू आर का, आपने अनुपात देखा क्यू आर का बच्चे एक्स वाई के साथ में, तो ये अनुपात कितना आ गया हमारे पास में? सर क्यू आर कितनी है 5 और एक्स वाई कितनी है 10। आप देखोगे कि सर इनके अनुपात बराबर है 1/2। सर ये 1/2, और सर ये भी 1/2। यानी कि आप कह सकते हो कि सर जो त्रिभुज क्यू पी आर है और जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है, सर ये समानुपाती, इनकी साइड जो है समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि सर त्रिभुज, याद रखना, क्यू पी आर समरूप होगा त्रिभुज एक्स जेड वाई के। बोले इतना क्लियर सभी को? आपने समरूप के लिए कौन सा साइन लगाया है बच्चे? आपने समरूप के लिए ये वाला साइन लगाया है। ये साइन जो है ना समरूपता का है। किसका साइन है? समरूपता का है। बोले क्लियर सभी को? यस। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के केस में तो आप लोग याद रखना बच्चे, सुन लीजिए, आपका माइक बंद करे बिना काम नहीं चलता है। पता नहीं हम बार बार क्यों आपका माइक ओपन कर देते हैं, ये सोच करके कि आप कुछ काम की चीजें पूछोगे, लेकिन पर आप लोग हमेशा सिर्फ माइक ओपन करके बेवजह की चीजों पर ध्यान देते हो। देखिए अब क्या क्या बात कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि सर त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। और हमने नाम भी बहुत सोच समझ के लिखा है। सोच समझ के मतलब क्या है? ध्यान से देखना कि बच्चे आपने इस त्रिभुज के अंदर जो नाम लिखा है वो क्यू पी आर ही क्यों लिखा और एक्स वाई जेड ही क्यों लिखा? यानी कि इसके पीछे कुछ रीजन है क्या कि सर क्यू पी आर ही क्यों लिखा? ध्यान से सुनना, क्यू पी आर और एक्स वाई जेड के पीछे कुछ रीजन है क्या? बच्चे हमेशा याद रखना, आपने इस ट्रायंगल को ऐसे लिखना है। सर आपने जो साइड लिखी है वो 3, 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 5, यानी कि क्यू से आप पी पर गए, पी से आप आर पर गए, और आर से आप फिर से क्यू पर चले जाओगे। तो बच्चे आपको यहाँ पर भी साइड ऐसी देखनी पड़ेगी, सर 3 का डबल 6,
4 का डबल 8, यानी कि 3 से आप 6 गए, 6 से आप 8 गए। बच्चे आपने लिखा एक्स जेड, सॉरी यहाँ पर एक्स जेड वाई लिखा था, यहाँ पर गलत लिख दिया आपने एक्स वाई जेड। बच्चे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स जेड वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना सारी चीजों को। सर अगर हमारे पास में त्रिभुज की समरूपता चेक करनी है ध्यान से देखना बच्चे, अगर हमें त्रिभुज की समरूपता चेक करनी है तो बच्चे आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज लगा दीजिए कि एंगल 1 बराबर हो या फिर एंगल ए बराबर हो। ध्यान से देखना कि सर पहले तो 2 त्रिभुज बना लीजिए कि बच्चे हमारे पास में 2 त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज एबीसी और ये रहा त्रिभुज एक्स वाई जेड। ये रहा त्रिभुज एबीसी और ये रहा त्रिभुज एक्स वाई जेड। नाम लिख देते हैं ए बी सी और ये रहा एक्स वाई जेड। बच्चे त्रिभुज की समरूपता के लिए हमें कोई भी एक चीज मिल जाए, यानी कि या तो इनके कौन से एंगल मिल जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर मिल जाए, कि एंगल ए बराबर मिल जाए एंगल एक्स के, एंगल ए बराबर मिल जाए एंगल एक्स के, एंगल बी बराबर मिल जाए एंगल वाई के, एंगल बी बराबर मिल जाए एंगल वाई के, और एंगल सी बराबर मिल जाए एंगल जेड के। ठीक है, एंगल सी बराबर मिल जाए एंगल जेड के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। या तो ये कंडीशन मिल जाए या फिर सर दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हों, यानी कि सर ए बी का अनुपात आप निकाल लीजिए एक्स वाई के साथ में, बराबर होना चाहिए सर बी सी का अनुपात वाई जेड के साथ में, और बराबर होना चाहिए सर ए सी का अनुपात एक्स जेड के साथ में। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मिल जाए, यानी कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर मिल जाए, तो सर हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। या फिर सर एक त्रिभुज की जो साइडें हैं उनमें से किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके सभी साइडों में दूसरे त्रिभुज की साइडें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, लेकिन पर ये सारी चीजें हमारी लागू नहीं होती किसके अंदर बच्चे, ये सारी चीजें हमारी लागू नहीं होती किस चीज के अंदर, एक बहुभुज के अंदर जिसके अंदर 3 से ज्यादा भुजाएं हों। मान लीजिए हमारे पास में एक चतुर्भुज आ जाए जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं। सर ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ध्यान से देखना बच्चे, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, और ये चतुर्भुज है हमारे पास में पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस नाम लिख दिया है बच्चे। ये है हमारे पास में ए बी सी डी और ये हमारे पास में पी क्यू आर एस। अगर आपको इन दोनों को समरूप करना है तो बच्चे आपको इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर देखने होंगे कि एंगल ए बराबर हो एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर हो एंगल आर के, और एंगल डी बराबर हो बच्चे एंगल एस के। यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, साथ में इनकी साइड का अनुपात यानी कि ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होना चाहिए, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ में बराबर होना चाहिए, सी डी का अनुपात एस आर के साथ में, और बराबर होना चाहिए ए डी का अनुपात पी एस के साथ में। बोलिए क्लियर सभी को, साथ में होना चाहिए, एक साथ दोनों कंडीशन होनी चाहिए, जबकि ट्रायंगल में एक कंडीशन से काम चल जा रहा था। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर सभी को। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 अगर आप लोग देखोगे बच्चे, अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 देखोगे तो उसमें यही क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखिए, अगर 6.1 हमारे पास में है, ये रहा बच्चे, क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप हैं? आप देखिए क्या इसके चारों एंगल बराबर है? आपने कहा सर एंगल ये रहा 85, सर एंगल ये रहा 85, सर एंगल ये रहा 70, सर एंगल ये रहा 70, सर ये रहा 100 डिग्री, और सर ये रहा 100 डिग्री, और सर ये रहा 105 डिग्री, सर ये रहा 105 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग देखिए 2.1 के अंदर अगर आपने 2 से गुणा की तो 2.1 के अंदर अगर आपने 2 से गुणा की बच्चे 4.2 हो गया, इसके अंदर आपने 2 से गुणा की तो सर 4.8 हो गया, इसके अंदर आपने 2 से गुणा की तो बच्चे 5 हो गया, और इसके अंदर आपने 2 से गुणा की तो 3 हो गया। ये दोनों आकृति कैसी है? समरूप है। आप लिख सकते हो कि सर ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर एस की। बोले इतना क्लियर? क्योंकि सर हम साइडों के साथ साथ में ये भी देखेंगे कि एंगल्स बराबर हैं या नहीं। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 6.1, देखिए सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांग सम या समरूप? आप कहेंगे
सर सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ध्यान से देखना सर, ये रहा एक व्रत और ये रहा एक व्रत, ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे क्योंकि आकृति एक जैसी है, इनके आकार अलग अलग हैं। अगर आप चाहते हैं कि दो व्रत सर्वांग सम हो तो बच्चे उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो बच्चे अगर ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी तब ये दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे। अब आपको ये कॉमन पूछा जा रहा है कि सभी व्रत, बच्चे व्रत तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो बच्चे सभी व्रत एक दूसरे के हमेशा कैसे होंगे? समरूप होंगे। चाहे वो दोनों बराबर आ जाए तब भी समरूप होंगे और छोटे बड़े आ जाए तब भी समरूप होंगे। सभी वर्ग एक दूसरे के क्या होंगे बच्चे? समरूप होंगे। सभी वर्ग एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो भुज समरूप होते हैं। यानी कि हमारे पास में दो बहुभुज हैं जिनके अंदर जो भुजाएं हैं वो समान संख्या है। समान संख्या यानी कि इसके अंदर भी 5 भुजाएं हैं, दूसरे के अंदर भी 5 भुजाएं हैं। तो सर समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण कैसे होते हैं बच्चे? संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती है। बोले इतना क्लियर सभी को कि भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहां तक बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक्सरसाइज 6.1 कि सर सभी जो हमारे पास में समान भुजा वाले दो बहुभुज होंगे वो समरूप तभी कहलाएंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, चलिए बच्चे जिसको ये चीज समझ में आ गई अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आई है बच्चों उसको याद भी कर लेना है कि सर सभी व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं और भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है, चलिए बच्चे अब आप लोग देखिए ये उदाहरण आपको दे रखे हैं। निम्नलिखित युग्म के दो दो उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, बच्चे एक तो लिख देंगे आप व्रत, यानी कि सभी व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं और साथ में आप लोग लिख दोगे सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो आप लिख दोगे सर त्रिभुज और वर्ग, त्रिभुज और वर्ग। आप एक त्रिभुज को देखे एक वर्ग को देखे दोनों कभी समरूप नहीं हो सकते। और सर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि आपको दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने थे, आप यहाँ पे लिख सकते हो सर एक चतुर्भुज के साथ में त्रिभुज और यहाँ पे वर्ग लिखा था ना आपने, त्रिभुज और वर्ग, सॉरी यहाँ पे लिखिए त्रिभुज और वर्ग। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सर त्रिभुज के साथ में आप आयत को ले लीजिए, त्रिभुज और आयत। सर ये भी दो ऐसी आकृतियां हैं सर जो हमारे पास में समरूप नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे पूछा गया बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बच्चे देखिए आपने इसके अंदर 2 से गुणा की सर 3 आ गया, इसके अंदर 2 से गुणा की सर 3 आ गया, इसके अंदर 2 से गुणा की सर 3 आ गया, इसके अंदर 2 से गुणा की सर 3 आ गया। यानी कि देखा जाए तो सर जो भुजाएं हैं वो समानुपाती तो हैं। सर भुजाएं तो समानुपाती हैं, हमने लिख दिया जो भुजाएं हैं बच्चे वो दोनों चतुर्भुज की समानुपाती हैं। लेकिन पर हमें बस भुजाओं से काम नहीं चलेगा, हमें इनके कोण भी देखने पड़ेंगे। क्या बच्चे कोण P और कोण A बराबर है? आप कहोगे नहीं सर ये 90 डिग्री का है और इसका कुछ पता नहीं है, यानी कि आप कह दोगे सर कोण P और कोण A आपस में बराबर नहीं है। इस वजह से आप कह दोगे कि सर ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। क्या निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं? आप कह दोगे नहीं, नीचे जो दिए हमारे पास में चतुर्भुज है वो समरूप नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से देखना, आधारभूत प्रमेय यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारे पास में है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? देखिए थ्योरम 6.1 हमारे पास में, याद रखना बच्चे। थ्योरम ये कहती है, ध्यान से देखना क्या कहती है थ्योरम। देखिए यदि, देखिए क्या कहती है थ्योरम बच्चे। थ्योरम हमारे पास में कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर,
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब हमें ये याद रखना है, यदि किसी त्रिभुज की, आपने एक त्रिभुज बना लिया, सर ये रहा त्रिभुज ए बी सी, सर ये रहा त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी के अंदर तीन भुजाएं हैं, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए आपने भुजा बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो बच्चे आपने ये बीसी के समांतर, आपने कहा सर ये दोनों रेखाएं कैसी है, एक दूसरे के समांतर है, ये इसको डी पर कट करती है और इधर ई पर कट करती है। यानी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि जो एडी अपॉन डीए का अनुपात होगा, सॉरी एडी अपॉन डीबी का जो अनुपात होगा, एडी अपॉन डीबी का जो अनुपात होगा वो एई अपॉन ईसी के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि आप एक त्रिभुज बनाइए, ध्यान से देखना बच्चे, आप एक त्रिभुज बनाइए, सर ये रहा त्रिभुज और त्रिभुज का नाम आपने दे दिया एक्स वाई जेड। बच्चे ये रहा त्रिभुज और त्रिभुज का नाम आपने दे दिया एक्स वाई जेड। बच्चे आपने वाई जेड के समांतर एक भुजा बना दी, एक लाइन खींच दी, ये रही, और ये लाइन क्या है बच्चे, ये दोनों आपस में समांतर है। इसने काटा बिंदु ए और बी पर। बच्चे जैसा रेशो आप इधर लिखोगे, यानी कि सर एक्स ए अपॉन ए वाई, सर एक्स ए अपॉन ए वाई सर बराबर होगा किसके, एक्स बी अपॉन बी जेड के। आपने जैसा इधर लिखा वैसा ही इधर लिखेंगे। सर इसका क्या मतलब है, सर अगर इधर हमने ऐसा लिख दिया, सर कैसा लिख दिया कि एक्स ए अपॉन एक्स वाई, बच्चे इधर हम लोग लिखेंगे एक्स बी अपॉन एक्स जेड, अपॉन एक्स जेड। जैसा आप रेशो इधर लिखोगे वैसे ही रेशो आप इधर लिखोगे, ये आपको याद रखना। अब देखिए त्रिभुज के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी के आपको अकॉर्डिंग बनाना है। हो सकता है ये हमारे पास में त्रिभुज है और बच्चे आपने इसके अंदर एक भुजा ऐसे बना ली, ये रही बच्चे, जो कि इसके समांतर है। बच्चे अब आप देखोगे, मान लीजिए त्रिभुज था हमारे पास में पी क्यू आर और ये बिंदु था एस टी। तो बच्चे जो एस टी है वो पी क्यू के समांतर है। आपने नीचे इधर लिखा बच्चे आर एस अपॉन एस पी, तो बच्चे बराबर होगा आर टी अपॉन टी क्यू के। यानी कि जैसा रेशो उधर वैसा रेशो इधर। अगर आपने रेशो जैसा भी लिखा है बच्चे, सेम वैसा ही रेशो आप दूसरी तरफ के लिए लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो पता लग गई हमें किस चीज के लिए बच्चे, कि सर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि हमारे पास में आधारभूत समानुपातिका प्रमेय क्या होती है। यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हम लोग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस कैसे करने होंगे। यह थ्योरम 6.2 क्या कहती है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बच्चे इस बार उल्टा है, मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है एबीसी, इस बार क्या हमारे पास में एक त्रिभुज है ए बी सी, और आपने कहा सर एक भुजा हमारे पास में ये रही, सर ये रही एक लाइन है और जो कि इस तरीके से कट करती है एक्स और वाई बिंदु पर, इस तरीके से वाई बिंदु पर, इस सर ए एक्स अपॉन एक्स बी बराबर है ए वाई अपॉन वाई सी के। ये हमें गिवन है। अगर बच्चे गिवन है तो आपको ये याद कर लेना है कि सर जो हमारे पास में एक्स वाई होगी वो पैरेलल होगी बीसी के, यानी कि जो एक्स वाई होगी वो पैरेलल यानी कि समांतर होगी बीसी के, ये हमें याद कर लेना है। ठीक है, देखिए बच्चे अब देखिए ये हमारे पास में क्या है, अब आपको ये एग्जाम्पल समझाए गए हैं। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे और भुजा BC के समांतर हो
तो सिद्ध कीजिए कि एडी अपॉन ए बी बराबर होगा ए अपॉन ई सी के। देखिए एक आप त्रिभुज बना लीजिए, क्या दे रखा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी, तो बच्चे आपने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है बच्चे, आपने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी, ये रहा ए बी और ए सी को क्रमशः डी, बच्चे ए बी को सॉरी ए बी ये रहा और ए सी ये रहा, बच्चे ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो, यानी कि ये इसके समांतर है। ये हमें दे दिया गया है कि सर ये जो रेखा है डीई ये बीसी के समांतर है, ये हमें दे दिया गया है कि सर ये रेखा इसके समांतर है। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है समांतर है। बच्चे एडी अपॉन ए बी आपको प्रूफ करना है कि वो एई अपॉन ए सी के बराबर होगा। कैसे प्रूफ करोगे बच्चे, आप यहाँ पे लिखोगे कि हमें आकृति के अंदर क्या दे रखा है, सर हमें दिया है, बच्चे क्या दिया है, हमें दिया है कि जो डीई है वो समांतर है बीसी। हमें दे रखा है जो डीई है वो समांतर है बीसी के। ठीक है, बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को। अब हमें जो सिद्ध करना है बच्चे, हमें सिद्ध ये करना है कि जो एडी अपॉन ए बी है बच्चे वो बराबर है एई अपॉन ए सी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए सर ये रहा एडी और सर ये रहा ए बी और ये बराबर है एई अपॉन ए सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चे सिद्ध करना बहुत आसान है। आप लिखोगे सर हल करना। बच्चे हल कैसे करोगे, आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, बच्चे अगर आप त्रिभुज ए बी सी में देखोगे जो डीई है वो समांतर है बीसी के, ये आपको दे रखा है। अगर ये डीई समांतर है बीसी के और ये आपको दे रखा है, बच्चे आप लिख सकते हो कि सर एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी सर बराबर होगा एई अपॉन एई अपॉन इसी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपने बीपीटी में अभी पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में कि सर एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन इसी के, और ये आप यहाँ लिख भी देंगे बाय थेल्स थ्योरम, या फिर आप लिख देंगे आधारभूत और कौन सी थी बच्चे, आधारभूत यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती ठीक है, तो बच्चे आधारभूत समानुपाती प्रमेय के अनुसार। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारे पास में कि एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। अब आप लोगों को एडी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन पर सर एडी के साथ में डीबी नहीं चाहिए। सर एडी के साथ में डीबी नहीं चाहिए, हमें एडी के साथ में क्या चाहिए, ए बी चाहिए। बच्चे आप इसको लिखेंगे सबसे पहले पलट के, अगर ये इसके बराबर है तो बच्चे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर डीबी अपॉन एडी बराबर होगा ईसी अपॉन एई के, यानी कि एडी को आपने नीचे लिख दिया, बीडी को ऊपर लिख दिया। जैसे कि आप लिख रहे हैं सर 2/5 बराबर है 4/10 के, तो बच्चे इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/2 बराबर है 10/4 के। ठीक है, और ये बराबर भी है बच्चे, ये भी 2/5 था, इधर कट करोगे ये भी 2/5 है। बच्चे इसको अगर आपने 5/2 लिखा है बच्चे ये भी 5/2 है, यानी कि आप इनको उलट पुलट कर सकते हो इस तरीके से। अब बच्चे आपने इनमें दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ एक जोड़ने पर बच्चे कितना हो जाएगा, सर ये दोनों तरफ एक जोड़ने पर हमारे पास में हो जाएगा पीडी अपॉन एडी प्लस 1 बराबर ईसी अपॉन एई प्लस 1। बच्चे जब आप इसे जोड़ोगे तो सर यहाँ पर एडी एलसीएम आ गया और ये कितना आ गया सर बीडी प्लस एडी बराबर, सर यहाँ एई एलसीएम आ गया और ये कितना आ गया ईसी प्लस एई। बच्चे बीडी के अंदर एडी को जोड़ोगे तो कितना हो गया, सर बीडी के अंदर एडी को जोड़ेंगे तो ए बी अपॉन एडी, बच्चे ए बी अपॉन एडी बराबर आ गया हमारे पास में, किसके बराबर आ गया,
सर ए सी अपॉन ए ई के। अब आप इसे पलट कर लिख सकते हो बच्चे। देखिए इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। जब आप इसे जोड़ोगे बच्चे, बी डी के अंदर ए डी को जोड़ोगे, बी डी के अंदर अगर आप ए डी को जोड़ोगे तो ए बी आ गया, यानी कि सर ए बी अपॉन ए डी बराबर है सर ई सी के अंदर ए को जोड़ेंगे तो सर ए सी अपॉन ए ई। अब आप इसको फिर से पलटने पर लिख दोगे कि सर ए डी अपॉन ए बी बराबर है ए ई अपॉन ए सी के। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में हमारे पास में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास में ए बी सी डी है वो एक समलंब चतुर्भुज है जिसके अंदर ए बी और सी डी एक दूसरे के साथ में समांतर है। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। तो आपको ए ई अपॉन ई डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी दर्शाना है। ठीक है, तो एक पहले हम लोग इसको समझते हैं, इस आकृति को। वो क्वेश्चन हम लोग उदाहरण नंबर 2 बाद में समझेंगे। पहले हम लोग उदाहरण नंबर 3 को समझते हैं आसानी से। देखिए आकृति में आपको क्या दे रखा है? आकृति में आपको दे रखा है पी एस अपॉन एस क्यू। सर ये रहा पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। सर देखिए पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के, और साथ में दे रखा है एंगल जो पी एस टी है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। तो बच्चे सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर बच्चे वो हमें सिद्ध करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि अगर पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चे, आपको ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, या फिर आपको बच्चे ये सिद्ध करना है कि एंगल जो क्यू है वो एंगल आर के बराबर है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज समझ लीजिए बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है? सर समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सॉरी, जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर होते हैं, समद्विबाहु, यानी कि सर जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर है तो सर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सर इसके अंदर दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो बच्चे इन भुजाओं के सामने वाले एंगल, यानी कि सर ये वाला एंगल और इस भुजा के सामने वाला ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर एक्स वाई बराबर एक्स जेड होता है, यानी कि दो भुजाएं बराबर होती हैं और उन भुजाओं के सामने वाले एंगल जेड बराबर एंगल वाई होता है। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज करने के लिए आपको दो चीजें मिलेगी, या तो आप पी क्यू बराबर कर दीजिए पी आर, जो कि आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको कुछ भी भुजाओं के बारे में नहीं पता है। तो दूसरा आप क्या कर सकते हो? आप एक काम कर सकते हो कि एंगल पी क्यू आर को सिद्ध कर दीजिए एंगल पी आर क्यू के बराबर, तो आपका काम चल जाए। ठीक है, अब देखिए आप इसको ध्यान से देखना। सर हमें दिया क्या गया है? सर हमें दिया है कि अगर देखा जाए पी एस अपॉन एस क्यू बराबर है पी टी अपॉन टी आर के, ये हमें गिवन है। तो बच्चे जो चीज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर अगर ये रेशियो बराबर है तो देयरफॉर आप लिख दोगे कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। और ऐसा आपने क्यों लिखा? क्योंकि सर थ्योरम्स थ्योरम का जो विपरीत था वो यही कहता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर आपने एक रेखा खींची है और वो इसको समान अनुपात के अंदर विभाजित करता है तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आपने कह दिया सर एस टी और क्यू आर आपस में समांतर है। ठीक है, अगर ये आपस में समांतर है तो बच्चे एंगल आप लिखोगे एंगल पी एस टी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। एंगल पी एस टी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के, और रीजन क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारे पास में। बट साथ में आपको एक चीज और दे रखी है, बट लेकिन हमें क्या दे रखा है कि जो एंगल पी एस टी है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है। देयरफॉर बच्चे आप यहां से बड़ी आसानी से कह सकते हो कि सर देखिए पी एस टी इसके बराबर है
और PST इसके भी बराबर है, यानी कि दोनों एंगल आपस में बराबर है। यानी कि आप कह दोगे एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, और एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के। देयरफॉर आप कह दोगे कि सर हमारे पास में जो त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे कितना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे कितना क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे एक्सरसाइज 6.2 के अंदर देखिए। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चे? हमें ये दे रखा है कि आकृति 6.1 में 6 पॉइंट ये वाली आकृति के अंदर और ये वाली आकृति के अंदर जो DE है वो BC के समांतर है। यानी कि जो DE है वो BC के समांतर है दोनों ही केस के अंदर। ठीक है, तो पहले केस में आपको EC निकालना है बच्चे, पहले केस में तो आपको ये निकालना है, और दूसरे केस में आपको AD निकालना है। यानी कि दूसरे केस में आपको AD निकालना है, कितना होगा? क्या क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर है सभी को? अब ये बहुत ही आसान सवाल है सर। समांतर अगर दे रखा है कि सर एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना सर, अगर हम लोग देखें त्रिभुज ABC को तो हम कह सकते हैं कि सर जो DE है वो BC के समांतर है। ठीक है, अगर समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि सर AD अपॉन DB सर बराबर होगा AE अपॉन EC के। बच्चे वैल्यू पुट कर दो, AD की वैल्यू है 1.5 अपॉन 3 बराबर 1 अपॉन x। बच्चे सॉल्व करोगे बच्चे x इंटू 1.5 इसके बराबर आ गया 3 के बराबर, और x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 1.5 यानी कि 2 आ। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2 आ गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे कि सर अगर हम देखें ट्रायंगल ABC को, बच्चे ट्रायंगल ABC के अंदर जो DE है वो पैरेलल है BC के। देयरफॉर आप लिख देंगे सर AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। जब ये दोनों बराबर होंगे बच्चे आप यहाँ पे देख पाओगे ये y है अपॉन 7.2 बराबर है 1.8 अपॉन 5.4 के। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे y इंटू 5.4 बराबर 1.8 इंटू 7.2। बच्चे इसको हटाइए, 5.4 को नीचे से यहाँ पर ले आइए बच्चे, कट के 3 बार में, 3 से इसको कटोगे 2.4 बार में। बच्चे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है y की? 2.4 आ गई। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बस हमें बच्चे आज की क्लास के अंदर इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है कि सर अगर हम लोग इसकी बात करें, ध्यान से देखना कि सर हमने 2 चीजें पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ लिया है? कि सर एक तो हमारे पास में इतना क्लियर है कि आधारभूत समानुपाती त्रिमेय क्या होता है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बच्चे अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम दे दीजिए, आपने दे दिया ABC, और आपने इसके समांतर BC के समांतर एक लाइन ड्रॉ की, यानी कि इसके समांतर है, और बच्चे ये इसको यहाँ पर कट करती है x पर और यहाँ पर कट करती है y पर। बच्चे आपको याद रखना है x अपॉन A अपॉन x अपॉन B बराबर होगा A, मान लीजिए x बाई AY अपॉन YC के। एक तो ये हमें याद होना चाहिए। एक सर इसका उल्टा भी हमें याद होना चाहिए कि सर हमारे पास में कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चे? ट्रायंगल के अंदर हमें ये दे रखा है ये अगर PQR है और ये हमारे पास में AB है तो बच्चे हमें ये गिवन है। क्या गिवन है? ध्यान से देखना कि बच्चे हमें दिया है कि सर PA अपॉन AQ बराबर है PB अपॉन BR के, PB अपॉन BR के, ये गिवन है। तो बच्चे हम लोग कह सकते हैं कि सर जो AB है वो समांतर है QR के। बच्चे ऊपर वाले में क्या कह रखा है?
ऊपर वाले में कह रखा है कि सर हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि बच्चे एक्स वाई समांतर है बीसी के, एक्स वाई समांतर है बीसी के, तो बच्चे हम कह सकते हैं कि ये रेशियो बराबर है। ठीक है, ये आपको याद है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए बच्चे किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, बाकी क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं।